अगर ऐसा डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो जिसको जॉब भी लगे, ये नहीं कि सिर्फ घर बैठे प्रोजेक्ट ही बना रहे हो, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ लोग तो एसक्यूएल पाइथन सब कुछ पढ़ के बैठे, फिर भी जॉब नहीं लग रही। तो फिर प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? लोग सोचते हैं अगर मैं पूरा पाइथन, पूरा सीक्वल, पूरा एक्सेल कर लूँगा तभी शायद मुझे जॉब लगेगी। और ये सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जॉब लग जाए, ये पूरा इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना अगर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो और चाहते हो कि आपको जॉब लग जाए। बिना कुछ देरी किए सीधा मेन बात स्टार्ट करते हैं। डेटा एनालिस्ट रोड मैप के तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पर इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने एक चीज़ ध्यान में रखी है कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूँ जो कि सच में प्रिपेयर करने वालों को यूज़ में आए। तो ये वीडियो बनाते वक्त मैंने मेरे कलीग से, टॉप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से जैसे कि एनआईटी, आईआईटी और टॉप कंपनीज के मैनेजर के साथ कनेक्ट किया। डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ मैंने कनेक्ट किया और उनसे बात करने के बाद इवन अपना खुद का जो भी एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 3 इयर्स का, वो यूज़ करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता चली कि जो कॉमन गलतियाँ है और जो सारे ही लोग कर रहे हैं, जिसके कारण उनको जॉब लगने में देरी हो रही है। तो ये सारी गलतियाँ अवॉइड करके एक ऐसा रोड मैप आप सभी के लिए मैं लाया हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द से जल्द जॉब लगने का हाई चांस है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो भी मैंने रोड मैप बना के दिया है, उसको करने में आपको टोटल कितना टाइम लग सकता है। अगर आप डेडिकेटेडली 3 to 6 आवर्स अ डे इस प्रिपरेशन को देते हो, तो विद इन 3 to 4 मंथ्स, जैसे कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में कहा है, विद इन 100 डेज आप कंप्लीटली प्रिपेयर होके जॉब रेडी हो सकते हो। इसके लिए बस आपको दो चीज़ चाहिए। सबसे पहला है डेडिकेशन और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। आपको आपका टाइम मैनेज सही से करते आना चाहिए और पूरे डेडिकेशन के साथ आपको ये प्रिपरेशन करना है। तो फिर अभी समझते हैं कि कौन कौन से टाइप के एनालिस्ट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, ऐसे बहुत से जॉब टाइटल आपने सुने होंगे और आपके मन में ये कन्फ्यूजन भी आया होगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से एनालिस्ट रोल के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जॉब प्रोफाइल में बहुत सी चीज़ें आपको कॉमन ही दिखेगी। ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस अगर होता भी है तो यूजुअली डोमेन के अंदर होता है। अगर आप फार्मा या हेल्थ केयर में हो तो रोल का नाम रहेगा फार्मा एनालिस्ट या फिर हेल्थ केयर एनालिस्ट। अगर आप फाइनेंस में हो तो आपके रोल का नाम रहेगा रिस्क एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर फाइनेंस एनालिस्ट। बट अगर मेजरली आप देखोगे तो इन सारे रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आप अपना डोमेन स्पेसिफिक रोल ही चूज कर सकते हो। मेजोरिटी ऑफ द स्किल सेट जो आपको लगेगा एनालिस्ट बनने के लिए वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ये तो बात हो गई डिफरेंट रोल्स के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल स्किल सेट जो आपको लगेगा उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग मैंने ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जिससे आप समझ सकते हो कौन कौन से स्किल्स पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल स्किल्स के बारे में, जिसमें सबसे मेन मेरे हिसाब से आता है सीक्वल, SQL। बहुत लोगों के हिसाब से एक्सेल इज मोर इम्पोर्टेंट दैट SQL, क्योंकि एक्सेल ऑलमोस्ट हर डेटा एनालिस्ट यूज करता है अपने डेली लाइफ में। बट पर्टिकुलरली फॉर द इंटरव्यू SQL आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। SQL ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आप स्टैंड आउट कर सकते हो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो बात करेंगे हम बेसिक्स ऑफ DBMS के बारे में। तो DBMS के जो बेसिक्स है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके अंदर चीज़ें कैसे चलती है, ये चीज़ आपको समझ लेना है। फिर बेसिक क्वेरीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, उसको आपको सीखना है, जैसे कि सिलेक्ट, वेयर, लाइक, ग्रुप बाय, हैविंग, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, जिसके कारण एक बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ पाओगे क्वेरी का और बेसिक क्वेरीज आप रन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है जॉइंस। जॉइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। इसी टॉपिक को ट्विस्ट एंड टर्न करके आपके सामने क्वेश्चंस रखे जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो अगर आप एक न्यूबी हो या फ्रेशर हो तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। बट अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, तो एडवांस चीज़ें भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस में सब क्वेरी, सीटी, विंडो फंक्शन, प्रोसीजर एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं गारंटेड। और बहुत से सिनेरियोज में ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि आपको डायरेक्टली ये नहीं पता जाएगा कि आपको विंडोज़ फंक्शन वाला ये सवाल दिया गया है। एक सिनेरियो दिया जाएगा
और उसके ऊपर आपको क्वेरी बिल्डअप करनी है जिसमें आपको विंडोज़ फंक्शन यूज़ करना है। तो सीधा चीज़ें आपकी थाली में परोस की नहीं दी जाएगी, ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे हमेशा क्वेश्चंस के अंदर, तो सीक्वल की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आप स्टैंड आउट कर सकते हो और आपका चांस हाई हो सकता है सिलेक्ट होने का। तो सीक्वल की आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सीक्वल आपको सीखना कहाँ से है, इसके लिए मैंने एक अलग से पीडीएफ बना के रखी है। आपको बस कमेंट करके आपका ईमेल आईडी बताना है कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको वो पीडीएफ मेल कर दूंगा। फिर उसके बाद में हम लोग आएंगे एक्सेल के ऊपर। तो एक्सेल में बेसिक चीज़ें जैसे कि बेसिक फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। उसके बाद में एग्रीगेशन फंक्शन जिसमें कि सम, एवरेज, सम इफ, इफ्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर पूछा जाएगा, एग्रीगेट फंक्शन और लुकअप फंक्शन के ऊपर। तो वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स एंड मैचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपका केस स्टडी एक राउंड होता है तो उस राउंड के अंदर आपको एक्सेल यूज़ करना होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, एंड उसके अंदर मोस्टली आपको पिवट टेबल एंड चार्ट्स आपको यूज़ करने होते हैं। तो एक्सेल भी आपको बहुत अच्छे से सीखना है। वो भी कहाँ से आप सीख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, इसकी लिंक मैंने पीडीएफ में डाल के रखी है, आप बस एक बार कमेंट कर दीजिए आपका ईमेल आईडी। फिर उसके बाद आता है डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड्स बनाने के लिए इंडस्ट्री में यूजुअली पावर बीआई और टैब्लो का यूज़ होता है, तो आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो और जिसके अंदर आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड करने हैं कि डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, डेटा मॉडलिंग कैसी होती है, डेक्स के बेसिक आपको सीखने हैं। और जब भी आप डैशबोर्ड बनाओगे, एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड आपको बनाना है जिसकी लिंक अगर आप इंटरव्यूअर के साथ शेयर कर या उसको डेमो देते हो तो एक आपको एज मिलता है। तो इसके बाद में हम जा सकते हैं पाइथन के ऊपर जिसमें हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें क्या होती है। और पाइथन में अगर हमें बेसिक्स भी कोड लिखने हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि कंडीशंस, लूप, फंक्शन, इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि आपने पाइथन नहीं सीखना चाहिए क्योंकि मल्टीपल रोल्स पे ये यूज़ नहीं आता है और ज़रूरत नहीं होती इसको सीखने की। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक कोर डेटा एनालिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पाइथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको लगेगा ही, इससे अच्छा आप अभी सीख के रखो। और मेजोरिटी ऑफ द लोग पाइथन को इग्नोर कर देते हैं, तो अगर आप पाइथन सीख लोगे तो ऑलरेडी आप जो बाकी क्राउड है उसको बीट कर चुके हो, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। और पर्टिकुलरली अगर आप बात करें डेटा एनालिसिस की तो नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबोर, ये सारी लाइब्रेरीज यूज़ होती है, तो आप इसको भी अच्छे से समझ ले, इसको यूज़ करना, इसके साथ कैसे खेलना है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में एडीए एंड डेटा क्लीनिंग के बारे में अगर आप थोड़ा सा वीडियोस देख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या फिर जो भी आप ऑपरेशंस करते हो डेटा के ऊपर उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स आपको यूज़ करना ही करना है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसकी बेसिक्स आपको आना ही चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है इसका भी वीडियो का लिंक मैंने डाल के रखा है पीडीएफ के अंदर, आप एक बार चेकआउट उसको कर सकते हो। और क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म में आ जाती है मल्टीपल चीज़ें जैसे कि अज्योर, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, डेटाब्रिक्स। तो आप इनमें से कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो और उसके बेसिक आप समझ सकते हो। ज़्यादातर जॉब डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा नहीं होगा, बहुत से लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट अगर आप करते हो तो अगेन इट विल बी एन एज फॉर यू। एंड एआई टूल्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मेरे एक इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछ लिया था कि भाई चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट तुम कैसे दोगे अगर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है। तो बेसिक प्रॉम्प्ट देना, अगर आपको कोई काम निकलवाना है चैट जीपीटी से तो वो कैसे निकलवाना है, कैसे प्रॉम्प्ट देना है, ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। इवन प्रिपरेशन के वक्त भी आप चैट जीपीटी का भर भर के यूज़ करो, यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और विद इन इंडस्ट्री अगर हम लोग बाकी स्किल्स के बारे में बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में सैस बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है, आर भी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है। और अल्ट्रिक्स एक ऐसा टूल है जिसके कारण आप ऑटोमेशन कर सकते हो। तो अगर आपके पास बाकी प्रिपरेशन करने के बाद थोड़ा भी समय मिलता है तो ये जो अदर स्किल्स है, ऑप्शनल का सेक्शन है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर इसके बाद में हम लोग जाते हैं कोर स्किल्स के ऊपर। तो जब मैंने मैनेजर लोगों के साथ बात की, एक चीज़ जो है जो सारे मैनेजर लोगों ने मुझसे कहा वो है कि भाई टेक्निकल स्किल्स जो है वो ऑलमोस्ट हर किसी को आती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन हर किसी को आती है, लेकिन ये जो कोर स्किल्स है वो बहुत कम लोगों को आती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में कोर स्किल्स क्या क्या है। जैसे कम्युनिकेशन, अगर आप इंटरव्यू में ही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे
तो इंटरव्यूअर को इंडिकेशन जाता है कि भाई ये बंदा क्लाइंट के साथ ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बात करें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की, तो आपने आपके स्टेक होल्डर के साथ कैसे बिहेव करना है, डेडलाइन और एक्सपेक्टेशन कैसे मेंटेन करके रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद में आती है स्टोरी टेलिंग। तो चलो आपने एक डैशबोर्ड तो बना दिया, बट सामने वाला जो बंदा है उसको इतना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो कैसे एक स्टोरी के फॉर्म में आप उसको आपका पूरा एनालिसिस समझा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको सॉल्व करना ऑब्वियसली आना ही चाहिए, बिकॉज यू आर अ आईटी प्रोफेशनल। और डोमेन नॉलेज, भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मा में हो, अगर आप बैंकिंग में हो, तो आपको आपकी फील्ड का डोमेन नॉलेज जो है वो आना ही चाहिए। बिजनेस कैसे वर्क करता है, क्या क्या कोर चीज़ें हैं आपके डोमेन में, वो आपको अंडरस्टैंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट आपके 10 सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है, ये आपने सुना ही होगा। तो आपको एक अच्छा खासा इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस प्रोजेक्ट करना है। ट्राई करो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम स्किल्स आप यूज़ करो, जैसे कि उसके अंदर आप सीक्वल, एक्सेल, पाइथन, जितनी भी स्किल्स आप यूज़ कर सकते हो आप यूज़ करिए उसके अंदर। क्योंकि अगर एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे के अंदर रहेगा तो वो आपको ऑब्वियसली हेल्प ही करेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपकी जो डोमेन है तो उसी डोमेन के अंदर आप प्रोजेक्ट बनाइए, ये मैं सजेस्ट करूंगा। और अगर आप फ्रेशर हो तो कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो एनालिसिस से रिलेटेड, जैसे कि सेल्स डेटा के ऊपर, मार्केटिंग डेटा के ऊपर, किसी भी डेटा के ऊपर। और सर्टिफिकेशंस भी आप कर सकते हो, जैसे कि गूगल का डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एक है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट एसोसिएट पावर बीआई, ये सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हो। आई गेस ये दोनों भी सर्टिफिकेट्स कोर्सेरा के हैं। इसकी भी लिंक मैंने डाल के रखी पीडीएफ के अंदर, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। और डेटाब्रिक्स का भी जो सर्टिफिकेशन है आप करा सकते हो। उसके बाद में अगर आपको कोई लगता है कि यूडेमी और कोर्सेरा के ऊपर कोई अच्छा खासा सर्टिफिकेशन अवेलेबल है तो आप उसको भी ज़रूर कीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो रेज्यूमे आपको बहुत अच्छे से बनाना है। रेज्यूमे के ऊपर आप टाइम दीजिए, क्योंकि आपका जो रेज्यूमे होता है वही आपकी आइडेंटिटी होती है, वही सबसे पहला चीज़ एचआर देखता है और इंटरव्यूअर देखता है। तो ट्राई करिए रेज्यूमे आपका बहुत सॉलिड हो, क्रिस्प हो और एक सिंगल पेज का हो। इसके बाद में आप मॉक इंटरव्यू दीजिए। ट्रस्ट में गाइस, बहुत लोग ये चीज़ नहीं करते, बट अगर आपके दोस्त को या किसी सीनियर को आप मॉक इंटरव्यू देते हो तो एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। प्रेशर सिचुएशन में आप किस प्रकार से आपका आंसर फ्रेम कर सकते हो ये आपको समझ में आता है। तो मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में पोर्टल्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, ये भी अगर आपको सीखना है तो आप आई बटन में जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हो। मैंने अच्छे से बता के रखा है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करने हैं और किस प्रकार से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे रह गई, वो है लिंक्डइन। तो जिस भी डोमेन में आप हो, जिस भी फील्ड में आप हो, आप ट्राई कीजिए कि मल्टीपल लोगों के साथ आपके कनेक्शंस रहे, अच्छा खासा आपका लिंक्डइन हो। लिंक्डइन की प्रोफाइल मेंटेन करके रखिए। बहुत बार आपको लिंक्डइन से भी कॉल आता है, तो लिंक्डइन को आप इंपॉर्टेंस दीजिए। लिंक्डइन की प्रोफाइल पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखिए। तो ये तो हो गई स्किल्स के बारे में। अभी जो मैंने आपको बता के रखा था कि विद इन 3 to 4 मंथ्स आपका ये प्रिपरेशन आपको कंप्लीट करना है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो, आइए उसके ऊपर जाते हैं। तो आप एक्सेल से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्सेल की बहुत सी चीज़ें बहुत लोगों को आती है। तो अगर आप एक्सेल से स्टार्ट करोगे, विद इन फर्स्ट वीक आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको करने में मज़ा भी आएगा, मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा। फिर आप पावर बीआई या टैबलू कुछ भी एक टूल ले सकते हो, जिसके ऊपर आप 1 या फिर 2 वीक्स इन्वेस्ट करके आप डैशबोर्ड्स के बारे में अच्छे से सीख सकते हो। फिर अभी हम लोग बात करें सीक्वल और पाइथन, तो ये मेरा थोड़ा वियर्ड सा स्ट्रेटेजी था। मैं क्या करता था कि सीक्वल, सपोज मैंने आज सीक्वल किया तो कल मैं पाइथन करूँगा, और ऐसे अल्टरनेट डेज मैंने सीक्वल पाइथन ये चीज़ मैंने की है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरा 8 वीक्स तक आप सीक्वल भी कर रहे हो और पूरा 8 वीक्स तक आप पाइथन भी कर रहे हो, क्योंकि दोनों भी ये जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। और अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो इंटरव्यूअर जब भी कोई सवाल आपके सामने रखेगा, आपको उसको सॉल्व करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर सकते, या फिर आपके दिमाग में और भी कोई स्ट्रैटेजी है तो आप उसको भी आज़मा सकते हो। या फिर एक और चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि सपोज़ आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे सीक्वल कर लिया, 2 घंटे पाइथन कर लिया। तो इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। और जब भी ये चीज़ सीखोगे आप, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ
थ्योरी पे ध्यान मत दीजिए, कोड सॉल्व कीजिए, क्वेरीज रन कीजिए। ये सब होने के बाद स्टैटिस्टिक्स और क्लाउड को मैंने 1 वीक दिया है, क्योंकि क्लाउड के बेसिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी बहुत बेसिक लेवल का ही आपको प्रिपेयर करना है। तो विद इन 1 वीक यू कैन डू बोथ ऑफ द थिंग्स, लाइक 3 to 4 डेज फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड 3 to 4 डेज फॉर क्लाउड। उसके बाद में एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट आपको चूज करना है और कंप्लीटली 2 वीक्स आपको उसके ऊपर फोकस करना है। जितना मैक्सिमम स्किल्स आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक्सेल, सीक्वल, पाइथन, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो आप उसके ऊपर यूज़ कीजिए। टाइम लीजिए 2 हफ्तों का, और फिर अच्छा कोई प्रोजेक्ट आप बिल्ड कीजिए। फिर उसके बाद में रिज्यूमे एंड इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आप 2 वीक्स ले सकते हो। जैसे कि आपको रिज्यूमे रोज़ आपको लोगों को दिखाना भी है और साथ ही साथ उसको इम्प्रूव भी करते रहना है, क्योंकि रिज्यूमे अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स को सारा क्वांटिफाई कीजिए, जो भी लाइन आप लिखोगे बुलेट पॉइंट में लिखिए, जो भी बुलेट पॉइंट्स में आप लाइन लिखोगे उसमें नंबर्स डालिए। एक ऐसा रिज्यूमे बनाइए जिसका एटीएस स्कोर मैक्सिमम हो। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। कोर स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। और ये सब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी। भाई इतना पढ़ तो लिया, जॉब भी मिल गया, लेकिन सैलरी कितना मिलेगा? तो अगर आप आपके करियर के स्टार्टिंग में हैं तो कहीं भी बिटवीन लाइक 4 to 14 लैक्स आपका पैकेज हो सकता है। ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं, मैंने लिंक्डइन पे, नौकरी पे और वेरियस प्लेटफॉर्म पे सर्च किया, उसके बाद ही मैंने ये आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं। अगर आप 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होल्ड करते हो तो 12 to 20 लैक्स आपको ईजिली मिल सकता है। बस सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए, डोमेन नॉलेज आपका अच्छा खासा होना चाहिए। एंड अगेन इफ यू हैव 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो 20 to 35 लैक्स तक आपका पैकेज वेरी कर सकता है। और अगेन इसके ऊपर भी आप जाते हो, लाइक 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली आपका पैकेज और भी बढ़ता है, क्योंकि आप नॉर्मल डेटा एनालिस्ट नहीं रहते उस वक्त पे। आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वीपी, एवीपी, डायरेक्टर लेवल पे आप जाते हो, तो जिसके कारण आपका सैलरी और भी बढ़ते रहता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, तो जाके अभी आप पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।